हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप ITR 2 फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे फाइल करेंगे। इस वीडियो में हम ऑफलाइन मोड बताने वाले हैं आपको कैसे फाइल करना है। पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाने वाले हैं एरर फ्री, ठीक है। जैसे ही ऑनलाइन मोड आ जाएगा हम ऑनलाइन भी आपको फिलअप करके दिखा देंगे। तो ऑनलाइन अभी तक आया नहीं है, इसलिए ऑफलाइन वाला पोर्शन हम देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है पहले, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन पे क्लिक करना है। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको यहाँ पे प्रीफिल डाउनलोड डेटा आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट चूज़ कर लेना है 2023-24 और डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रीफिल डेटा डाउनलोड हो जाएगा। इसको बेसिकली एक फोल्डर में सेव कर लेना है। डाउनलोड में हुआ था, मैंने डाउनलोड में ITR फोल्डर बनाया है और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, बेसिकली इनकम टैक्स के पोर्टल पे वापस आना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन मिल जाएगा, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ITR 2 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 23-24 ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ITR 2 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो है इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको भी वहीं पे सेव कर देना है जहाँ पे आप ऑलरेडी सेव किया हुआ है प्रीफिल डेटा को आपने। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आपको एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिकली आपको ITR 2 का एक्सेल दिख जाएगा। एक्सट्रैक्ट हियर पे अगर नहीं क्लिक करना है तो आपको दूसरा ऑप्शन भी दिख जाते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल का, तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सेल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इनेबल एडिटिंग कर देना है, नहीं करेंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी चीज़ आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ मैसेजेस आएंगे, जैसे ग्रीन सेल्स में आपको डेटा एंट्री करना है। रेड लेवल्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि फील्ड जो है मैंडेटरी है। इसके बाद Ctrl+X Ctrl+V कट कॉपी पेस्ट ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम होम वाले टैब में आएंगे। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ इसको। इसके बाद यहाँ हम होम वाले टैब में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो सारी चीज़ें यस की हुई हैं और यहाँ पे सीट्स जो है बहुत सारी सीट्स हैं। तो बहुत सारी सीट्स देख के आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें नो करनी है आपको, ठीक है। तो कैसे करनी वो भी क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें नो कर दी मैंने। जैसे यहाँ पे शेड्यूल देखेंगे 115 AD वाला है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नो कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे CFL वाला जो शेड्यूल है ये भी नहीं चाहिए मुझे। ATG वाला शेड्यूल अगर डोनेशन का डिटेल है आपके पास तो यस रहने दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ATD को भी फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली यस ही करना पड़ता है। इसका अगर आप नो कर देंगे तो आपको एरर आएगा। तो मैं पहले बेसिकली इसको नो कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा जब एरर आएगा ना तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई एरर आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं इसको ATD को नो कर देता हूँ, ठीक है। जब एरर आएगा तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ATD को भी नो कर देता हूँ और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके चैप्टर 6 का डिडक्शन यहाँ पे यस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो शेड्यूल AL है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला, इसका भी एरर आता है, ठीक है। तो इसको मैं नो कर रहा हूँ पहले, ठीक है। यस करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नो कर दे रहा हूँ। नो करने के बाद हम जब एरर आएगा तो इसको यस करके एरर को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी शेड्यूल्स चाहिए हमें, ठीक है, वो हम ले लेते हैं। जैसे पार्ट ये तो लेना ही है, यस नो। टैक्स पेमेंट रहने देते हैं। ESOP वाला डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो नो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। TDS वाले डिटेल्स है मेरे पास, बेसिकली नहीं है, बट इस शीट को आप रहने दीजिए क्योंकि बहुत लोगों में डिटेल्स रहता है। तो वेरिफिकेशन वाले ये तो यस ही रहता है, ठीक है। अभी देख रहे हैं बहुत सारी शीट्स बहुत सारे दिख रहे हैं ना। हम ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करके। ऊपर जाने के बाद जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये देखिए शीट्स बहुत कम हो गए, ठीक है। जितने सीट्स हमने यस किए हुए हैं सिर्फ वही सीट्स दिख रहे हैं। अब हम आ जाएंगे पार्ट A जर्नल में। यहाँ पे आने के बाद बेसिकली आपको ना इंपोर्ट प्रीफिल का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। इंपोर्ट प्रीफिल डेटा जो मैंने अभी डाउनलोड किया था इनकम टैक्स के पोर्टल से, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके आता है, ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने जो डाउनलोड किया था ना प्रीफिल डेटा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट करने में। आपके बेसिक डिटेल्स इंपोर्ट हो जाएंगे, टैक्सेस के डिटेल्स इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट होने देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है तो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट होने के बाद ना आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी, जो भी चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं सही है या नहीं। अगर नहीं सही है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मोबाइल नंबर का 91 आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, बट STD ISD कोड में भी 91 आया है, ठीक है। और आगे कोई फ़ोन नंबर नहीं है। अगर आपके पास आगे कोई फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर लिख दीजिए, नहीं है तो ये 91 को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो एरर आएगा। इसके बाद फाइल अंडर सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है,
ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, 139 सेलेक्ट करना है। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना है। मैं रेसिडेंट के लिए बता रहा हूँ, अगर आप NRI हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे ना बेसिकली आपसे कंडीशंस पूछा जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो 182 डेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप इनकम टैक्स का जो 7th प्रोविजन है उसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे सिलेक्शन करके आपको नो कर देना है, ठीक है। नो कर दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आधार नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप बेसिकली ये जो सिविल कोड करके रहता है, तो ये बेसिकली नो ही रहता है सब में, तो आपको नो कर देना है, नो कर ही देना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, फाइल आप रिप्रेजेंटेटिव SSC हैं क्या, मतलब अगर आप खुद का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सीधा इसको नो करना है, ठीक है। आप रिप्रेजेंटेटिव SSC नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है FII EPY, ये बेसिकली नहीं रहता है, नॉर्मली नहीं रहता है सबके पास, तो सीधा नो करना है आपको। इसके बाद बेसिकली आपका पूछा जाता है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं क्या, अगर हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको कंपनी का डिटेल डालना पड़ेगा, नहीं है तो सीधा नो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप ने कोई इक्विटी शेयर्स हेल्ड किया है क्या किसी कंपनी में, ठीक है। अगर किया है तो यस कीजिए। यस करेंगे तो पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है, कंपनी का पैन नंबर क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस क्या था, ड्यूरिंग द ईयर कितना खरीदा आपने, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं है तो नो कर दीजिए। नो कर दिया आपने। नो करने के बाद वापस आपको ऊपर आना है, स्क्रॉल करके वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर में जो 91 बोला था ना मैंने, वो डिलीट कर देना, नहीं तो एरर आएगा। ओके कर दिया। अब हम शेड्यूल S सैलरी वाले शेड्यूल में आ गए हैं। सैलरी वाले शेड्यूल में बेसिकली आपको एम्प्लॉयर का डिटेल यहाँ पे डालना पड़ता है, जैसे नेम हो गया, और नेम, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन सा है, अदर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ये प्राइवेट है, जो भी है बेसिकली अदर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन कर लेना है। ड्रॉप डाउन का मेनू मिल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर्ली डाल देना है। इसके बाद सैलरी वाली डिटेल्स में अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के बेसिस पे डिटेल्स डालिए, नहीं तो आप बेसिकली फॉर्म 16 नहीं है और ऐसे ही आप फाइल कर रहे हैं तो आप बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परक्विजिट्स के डिटेल्स हैं, फॉर्म 16 रहता है तो परक्विजिट के डिटेल्स आप यहाँ पे क्लियरली डाल सकते हैं सही से, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप प्रॉफिट इन लीव सैलरी आता है, वो भी आपको सिलेक्शन कर लेना है। फॉर्म 16 नहीं है तो ये भी आप प्रॉपर्ली सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको छोड़ देना है जो चीज़ें नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आपके पास कोई दूसरा इंप्लॉयर है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2 इंप्लॉयर के पास आपने काम किया था, तो दूसरे इंप्लॉयर का डिटेल यहाँ पे डालने हैं और उससे आपको कितनी सैलरी मिली थी वो यहाँ पे आपको डालना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, चांसेस है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 3 इंप्लॉयर के साथ काम किया है, तो अगर 2 तो डाल दिया आपने, तीसरा भी डालना है तो ऐड सैलरीज पे क्लिक करके आप तीसरे का डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। वापस हम नीचे आएंगे, अगर आप सेक्शन 89A में बेसिकली रिलीफ लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। 89A क्या होता है नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा सेक्शन 89A का रिलीफ कैसे मिलता है बेसिकली। इसके बाद एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पशन है आपके नॉर्मली बहुत फेमस एग्जाम्पशन है HRA वाला, ठीक है, बहुत लोग लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको अगर हैं तो आप ले सकते हैं। सिलेक्शन करना है, अमाउंट डाल देना है यहाँ पे। अमाउंट डालने के बाद आपको क्या करना है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्रोफेशनल टैक्स फॉर्म 16 है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स के बेसिस पे, फॉर्म 16 के बेसिस पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, सैलरी शीट ओके है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट सीट है बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अगर डिटेल्स है ना आपके पास, मतलब रेंट इनकम है या फिर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं, प्रॉपर्टी के डिटेल्स डालने पड़ेंगे प्रॉपर्ली। हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है यहाँ पे, टाइप ऑफ लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है बेसिकली आपको, आपका जो भी रेंट इनकम रहेगा वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई इंटरेस्ट आपने पे किया है वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मेरे केस में हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं यहाँ पे बेसिकली नहीं कुछ भी कर रहा हूँ, सीधा वैलिडेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे शीट ओके हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे कैपिटल गेन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या रहता है कि कैपिटल गेन की वजह से ही आप ITR 2 भर रहे हैं, नहीं तो आप सैलरी इनकम है तो आप ITR 1 से भी काम चला सकते हैं, तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना है। यहाँ पे आएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहला आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं है, मैं यहाँ पे बेसिकली शेयर्स और म्यूचुअल फंड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा 1 लैंड एंड बिल्डिंग। 2 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है, सेल वैल्यू क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ठीक है, मतलब सेल वैल्यू क्या है, खरीदा कितने में था। मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट मैंने डाल दिया 2 लाख रुपये, फिर यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया है 1,90,000, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, ठीक है।
जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट आपको दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ना यहाँ पे पूछता है कोई अनयूटिलाइज कैपिटल गेन है क्या, जिसके लिए आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डाले हैं। अगर है तो यस कीजिए और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं है तो सीधा नो पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। फिर हम वापस स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ना यहाँ पे बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिख जाते हैं, ठीक है। आपको नीचे क्या करना है, स्क्रॉल करके और नीचे आना है। मैं कैपिटल गेन बेसिकली यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 4 नंबर पे सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इन कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो व्हाइट है, मतलब यहाँ पे आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये 112A के लिए ना एक अलग से शेड्यूल दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, पहले ये भरना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला कि आपने कभी खरीदा था, ठीक है, ऑन और बिफोर 31 जनवरी खरीदा था या फिर आफ्टर 31 जनवरी खरीदा था। एग्जांपल लेते हैं, अगर आफ्टर 31 जनवरी हम सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको नहीं भरनी पड़ती हैं। बट अगर आप बिफोर 31 जनवरी सेलेक्ट करेंगे ना तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए आफ्टर जनवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल देना, मतलब सेल वैल्यू क्या है। फिर हम राइट में स्क्रॉल करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने 2 लाख रुपए डाल दिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदने में कितना खर्चा लगा था वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वापस से आपको स्क्रॉल करना है राइट में। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर कोई आपने इनकर किया था क्या, ठीक है। नहीं किया था तो 0 डालना है, ठीक है। 0 नहीं डालेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे शेड्यूल ओके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेल में कितने में सेल किया था, परचेज कितने में किया था, कोई एक्सपेंसेस है या नहीं, वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ओके करेंगे वापस कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 20,000 फिल करके आ गया। 2 लाख मैंने सेल अमाउंट डाला था, 1,80,000 परचेज अमाउंट, तो 20,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गया। वापस हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, कि कोई अनयूटिलाइज कैपिटल गेन है जिसके लिए आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डाले हुए हैं। अगर हैं तो यस कीजिए, डिटेल्स डालिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ना एरर आता है, ठीक है, इसलिए ये आपको सिलेक्शन प्रॉपर्ली कर लेना। वापस स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बाइफिकेशन डालना पड़ता है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 लाख डाला था, कॉस्ट डाला था 1,90,000, तो 10,000 का प्रॉफिट दिख गया, ठीक है। अभी 10,000 का प्रॉफिट ना आपको बाइफिकेशन डालना है। यहाँ टाइम लिखा हुआ है ना, 15 जून, 16 जून से 15 सितंबर, फिर 16 सितंबर से 15 दिसंबर। तो आपको ना बाइफर्केशन डालना, आपके पास तो बेसिकली शीट रहेगा एक जहाँ पे कैपिटल गेन पूरा डिटेल दिया रहेगा, आपको बाइफर्केशन प्रॉपर्ली डालना है। सारा ऐड करके 10,000 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ सहूलियत के लिए 10,000 लास्ट में डाल दिया है, और यहाँ पे कैपिटल गेन का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20,000 जो है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। बट आपको प्रॉपर्ली बाइफर्केट करके ही डालना है, ठीक है, बिना बाइफर्केशन के मत करना, गलती मत करना, ठीक है। वापस हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वैलिडेट का शीट आएगा, ओके कर दिया। जो जो चीज़ें मैंने बताई ध्यान देने के लिए, वो अगर आप ध्यान देंगे तो कैपिटल गेन वाली शीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद ना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका वीडियो के लिए बेसिकली आप देख रहे थे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए पहले आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंसिडर करूँगा मैं, ठीक है। ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके करने के बाद अदर सोर्स वाला शेड्यूल आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको डिविडेंड इनकम डालना होता है और इंटरेस्ट इनकम डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी इनकम है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि अगर आपका डिविडेंड इनकम है ना तो स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिविडेंड इनकम का बाइफर्केशन आपको देना पड़ता है, ठीक है। क्वार्टर वाइज बाइफर्केशन देना पड़ता है, तो वो आप दे दीजिएगा, नहीं देंगे तो एरर आएगा, ठीक है। स्क्रॉल करके ऊपर जाइए। ऊपर जाने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, शीट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कैरी फॉरवर्ड CYLA, बेसिकली BFLA। ये बेसिकली ना आपके जितने भी इनकम्स होते हैं ना उसके लिए बेसिकली ये यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे ऑटो पॉपुलेट करके आते हैं, ठीक है। आपको वैलिडेट करने से पहले कैलकुलेट सेट ऑफ पे क्लिक करना, नहीं क्लिक करेंगे और बाद में लास्ट में जाके जब वैलिडेट करेंगे ना तो एरर आएगा। तो पहले कैलकुलेट सेट ऑफ पे क्लिक करना है, ओके करना है, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। ओके कर दिया मैंने। फिर 6 डिडक्शन में बेसिकली 80C का डिडक्शन है, 80CC का डिडक्शन है, CCD का डिडक्शन है, 80EEE जो भी डिडक्शन है वो डिडक्शन का अमाउंट आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम टैक्स वाले पोर्शन में। यहाँ पे कोई भी टैक्स अगर आपने पे किया है ना तो वो ऑटो पॉपुलेट करके आ जाएगा प्रीफिल डेटा से। बाई एनी चांस नहीं आता है तो आप BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे TDS वाले शीट में आएंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आता है कि वेरीफाई कर लीजिए आप आपके टैन डिटेल्स, ठीक है, 26 ईयर्स और एज से। ओके करना है। मेरे केस में कुछ भी नहीं था ना बेसिकली, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं था TDS का। सीधा वैलिडेट पे क्लिक करो, ओके कर दो। अभी आ जाते हैं पार्ट B, टोटल इनकम। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट करके आती हैं, आपको सिर्फ चेक करना है कि प्रॉपर आ रही है या नहीं, ठीक है। स्क्रॉल करके एकदम नीचे आना है।
सब चेक कर लेना है आपको। स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। किसी एक बैंक को बेसिकली आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट कर देना है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाता है कि आपका कोई ऐसा एसेट्स है क्या जो लोकेट है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सीधा यस है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दे। ठीक है, नो कर देना है आपको। नो करने के बाद वापस आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। ये वाला शीट ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कर दिया, वापस वेरिफिकेशन वाले शीट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं, आपको सिर्फ वैलिडेट करके ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद वापस हम पार्ट ए जनरल में आते हैं। अब हम करेंगे कैलकुलेट टैक्स। अब जितने भी एरर्स हैं ना, सारे एरर्स आएंगे और एरर्स को कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर दिया तो पहला एरर है एग्जाम्प्ट इनकम वाला। तो आपको क्या करना है, बेसिकली होम पेज में जाना है। ठीक है, ई आई वाला जो शेड्यूल है उसको यस यस कर देना। ठीक है, अभी ओके किया मैंने, ई वाई को यस यस किया तो ई आई वाला शेड्यूल यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे आपका एरर क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ना आपका जो सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे किसी एक में कुछ भी ना लिखा हो, तो आपको ड्रॉप डाउन में आ जाके सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। अगर एग्जाम इनकम में कोई इनकम नहीं है आपका तो सिर्फ सेलेक्ट पे करके रोक देना है, सेलेक्ट पे करके रोक देना है। किसी भी कॉलम में सेलेक्ट नहीं है ना तो उसको जाके अगर ड्रॉप डाउन है तो सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए और आप वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, ये एरर फ्री हो जाएगा। ठीक है, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके करने के बाद अब बेसिकली वापस मैं होम पे आ जाता हूँ। 80D भी मैंने किया था ना बेसिकली नो, तो उसको बेसिकली नो किया था मैंने, तो इसको यस कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ई आई जो है ना इसको यस यस किया हुआ है, तो वैसे ही आपको 80D को भी यस यस कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे यस यस कर दिया। यस यस करने के बाद मैं वापस स्क्रॉल करके ऊपर जाऊँगा, अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करूँगा अपना 80D वाला शेड्यूल आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है कि आप क्लेम कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, मतलब यहाँ पे पूछा जाता है पहले कि क्या आप या आपकी फैमिली सीनियर सिटीजन है, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आप डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक करना है। फिर सवाल आता है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए और डिटेल्स डाल दीजिए, नहीं क्लेम करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। शीट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी वापस से हम जाएंगे, बेसिकली क्या करेंगे, वापस से हम कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। फिर एक आ रहा है AL वाला, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला। ठीक है, हम क्या करेंगे, ओके करेंगे और होम पेज पे वापस से जाएंगे। होम पेज पे आ गए, यहाँ पे AL वाला शेड्यूल जो है इसको वापस यस कर देंगे। यस करने के बाद वापस हम क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए AL वाला शेड्यूल आ गया यहाँ पे। अभी AL वाले शेड्यूल में है ना आपको बेसिकली अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है ना तो ही आपको मैंडेटरी ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, बट नहीं है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे नो कर दो। ठीक है, डू यू हैव एनी इमूवेबल एसेट्स, नो कर दो। नो करके वैलिडेट पे क्लिक कर दो, क्लिक करके AL शीट ओके हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। पार्ट ए में जाके कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट करने के बाद अगर कोई एरर नहीं आया ना, मतलब शीट प्रॉपरली मतलब प्रॉपर हो गया, कोई भी एरर नहीं है शीट में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट जेसन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे जनरेट जेसन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एक बार वैलिडेट करेगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा कि आप जेसन सेव जेसन पे क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप बेसिकली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद सेव जेसन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे बता देगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने एक्सेल सेव किया था ना वहीं पे सेव होता है। ठीक है, अगर सेव वहाँ पे नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, प्रॉपरली सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सेव होना ही चाहिए, अगर कोई एरर रहेगा तो प्रॉब्लम आता है, अगर कोई भी एरर नहीं है ना तो ये सेव हो जाता है। ओके कर दिया मैंने, ओके करके आ जाता हूँ इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स के पोर्टल लॉगिन करने के बाद E5 सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें चूज कर लेनी है, जैसे असेसमेंट ईयर चूज कर लिया, फाइलिंग टाइप चूज कर लिया 139(1) ओरिजिनल रिटर्न, यहाँ पे नो करना है, ITR 2 सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ITR 2 आ गया है। ये देखो प्रीफिल डेटा जो मैंने डाउनलोड किया था, ये मैंने डाउनलोड किया था, एक्सेल एक्सट्रैक्ट किया था। अभी चौथा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जेसन जो सेव किया है, ऑटोमेटिकली सेव होता है जहाँ पे आपने एक्सेल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि सेव नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रहा तो कोई ना कोई गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, ITR 2 यहाँ पे सेव हो जाना चाहिए। इसको आपको सेलेक्ट करना है, जेसन फाइल को ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके वेरीफाई कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप तुरंत ई-वेरीफाई कर देते हैं आधार OTP से या फिर अदर कोई OTP से, तो आपको बेसिकली अच्छी बात है, आपने ई-वेरीफाई कर दिया। बट अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो जो फिजिकली सेंड करना होता है ना एक्नॉलेजमेंट, उसका डेट कम कर दिया, 30 दिन कर दिया। पहले 120 दिन था, अभी 30 दिन कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, 30 दिन है, 120 दिन नहीं है आपके पास, तो 30 दिन के अंदर आपको भेज देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर फ्री कैसे आपको जनरेट करना है, जेसन कैसे अपलोड करना है। ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है। जैसे ऑनलाइन वाला
ऑप्शन इनेबल हो जाएगा ना, तो ITR 1 2 3 4 सारे मैं ऑनलाइन बता दूंगा कैसे आपको अपलोड करना है, तो आप मुझे बेसिकली बता सकते हैं। ये मैंने स्लाइड्स बहुत सारे बनाए हुए, तो टोटल 100 से भी ज़्यादा स्लाइड्स हैं बेसिकली जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है बहुत सारी चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो बाद में बार बार वीडियोस को रोकना पड़ता है, तो इसलिए मैंने स्लाइड्स पूरे बनाए हुए हैं। आई होप आपको पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस को कोई अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।